नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिकल की 42वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 41 भाग कंप्लीट कर लिए, यानी कि राजनीति विज्ञान की 41 क्लासें हमें लगातार हमने लगा दी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और आज हम 42वीं क्लास शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे मूल अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 क्या कहता है। देखिए, जो 22 थी उसकी विशेषता हमने देख ली थी। 22 में क्या कहती है? 22 वेरी मतलब कि 22 एक इम्पोर्टेंट अधिकार था, यानी कि अनुच्छेद था 22 वाला, ठीक है ना। और 23 24 ये भी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ऐसे बोलेंगे थोड़ा सा देखे तो आप सोचेंगे हाँ ठीक है थोड़ा ही देख रहे हैं। अब बोलेंगे डिटेल से देखे तो आप सोचेंगे यार ये तो बहुत कठिन है, तब तो आप हट जाएंगे ना। ऐसा काम नहीं करना। चलो शुरू करते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तो सबको पता है भी मूल अधिकार कितने हैं। ऐसा तो नहीं है कोई कि मुझे भी पता नहीं मूल अधिकार कितने हैं। 6 मूल अधिकार है, ठीक है ना। देखिए वर्तमान में 6, और मूल संविधान की बात की जाती है तो संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? वह मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। और एक था संपत्ति का। मैंने तो सारी क्लास में बता रखा है, ये छोटी छोटी बातें तो यदि क्लास नहीं देखा है, किसी ने कोई भूल हो सकती है, कोई बात नहीं, अब बताते थे। देखिए मूल संविधान में 7 थे। फिर 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको 7 को जो एक छठा 6 नंबर का था जो संपत्ति का अध्याय उनको हटा दिया गया, और उनको हटा के एक काम कर दिया गया, मतलब कि अनुच्छेद 300 क में इसको शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। और इससे मूल अधिकार से उनको हटा दिया गया। तो ये बात ध्यान रखनी। अब पीछे कितने रह गए? 6 रह गए, तो याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब बात आती है तब उसमें 2 अनुच्छेद काम करते हैं, 23 24। देखिए अनुच्छेद 23 24। देखिए 23 में क्या है? 23 में इस बात का जिक्र है, मूल अधिकार अनुच्छेद 23 के अंदर शोषण के विरुद्ध, जिसमें जैसे मान लीजिए कारखाने हो गए। अब मानते हैं ना कारखाने वगैरह, 24 में कारखाने के बारे में बात की गई। वे हाँ नहीं, आप मतलब कि वो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उसके अंदर आपको काम नहीं करवाने मतलब कि बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, है ना। तो ये बातें है कि नहीं है? तो जो ये प्रक्रिया है 23 24, शोषण तो यही होता है। जैसे बच्चों का शोषण होता है तो वही बात ये होती है, बच्चों का शोषण होता है ना। बच्चों का दुर्व्यवहार होता है ना, बच्चों का दुर्व्यवहार। तो वही बात यहाँ आती है कि मानव के दुर्व्यवहार, बला, श्रम, बेगार। अब ये कहता देखिए, मानव का दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, मानव का दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम, बेगार के प्रतिनिधि, मतलब कि बेगार के प्रतिषेध, ऐसे के प्रतिषेध यानी कि रोग। अब ये क्या था? सीधी सी बात हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसमें डिटेल में बात करेंगे। देखिए 23 ये कहता है कि यदि मानव का दुर्व्यवहार होता है, जैसे कोई व्यक्ति होता है उनका दुर्व्यवहार होता है। देखिए आजकल तो थोड़ा कम हो रहा है, पहले राजाओं का काल था, यानी कि राजाओं का शासन था। तो राजाओं के शासन में क्या होता था कि अभी कोई भी राजा ना वहाँ पर दास और दास से खूब रखता था। यदि हिस्ट्री किसी ने पढ़ी है तो वो तो ये पता होगी भी हाँ दास दास रखते थे, तो उनका व्यापार होता था। भाई किसी किसी दासी लेके आ जाते और किसी को दासी दे देते, किसी से दास ले लेते, किसी को दास दे देते। और दूसरी बात होती है
या जो जमींदार वगैरह थे वो नौकर खरीदते थे, किसी से को मतलब पैसे दे देते और उनसे नौकर खरीद लेते कि नहीं तुम्हारा जो बच्चा है हमको दीजिए। तो उनको क्या खरीद के फिर उनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। बहुत बड़े बड़े यानी जो काम करने के वो लायक नहीं होता उनके बावजूद भी उनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। तो वो होता है दुर्व्यवहार, यानी कि मानव का दुर्व्यापार, यानी कि गलत तरीके से बेचना, गलत तरीके से लेना, लेने के बाद उनका गलत तरीके से उपयोग करना, प्रयोग करना, यूज में लेना। तो ये होता है मानव का दुर्व्यापार। ठीक है, ठीक है। फिर रहता बलात्श्रम। अब ये कैसे होता है? जैसे बच्चा होता है, ठीक है ना, अब ये बच्चा क्या करेगा, जबरदस्ती बच्चे से काम करवाएंगे। जो बच्चा काम करने के लायक नहीं है, जो बच्चा पढ़ने के लायक है, जिसको पढ़ना चाहिए, उसको काम करवाया जाता है। क्या ये सही है? तब कहते हैं बलात्श्रम, यानी कि बला ब का मतलब बलात् का मतलब बलात्श्रम, माने बालक का श्रम, यानी जबरदस्ती गलत तरीके से उसका श्रम करवाना, यानी कि गलत तरीके से उसका काम करवाना बलात्श्रम होता है। सीधी सी बात ये होती है। फिर था बेगार। बेगार तो सबको जानते हैं, बिना पैसे से काम कराता है। लेकिन थोड़ा बहुत खाना वगैरह दे देते हैं कि भले तू ये खाना ले, ये खाना दे ले, और उसको खाना देने के बाद में क्या करते हैं, सारा खाना दे देते हैं और उसको काम करा देते हैं। तो ये होती है बेगार, ठीक है ना। अब देखिए ये कहाँ पर काम करती है, कैसे दुर्व्यापार होता है। गवर्नमेंट देख, सरकारी है ना, सरकारी कार्य होते हैं ना। जैसे कोई भी देख लीजिए, सरकारी कार्य में कोई भी ठेके पर काम देते हैं, है ना। ठेके पर जब काम देते हैं तो वो किसी बच्चे से काम कराते हैं, तो ये गलत है ना। ठीक है, प्राइवेट पर भी लागू होता है। हाँ, प्राइवेट पर भी लागू होता है। किस पर लागू होता है? प्राइवेट प्राइवेट पर भी लागू होता है। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है ना, जैसे कोई प्राइवेट कोई जमींदार, जैसे प्राइवेट कोई कंपनी वगैरह है, वो मानव को किसी से बेचती हैं, किसी से लेती हैं, किसी को देती हैं, किसी से खरीदती हैं। और जब खरीदती हैं तो क्या करना चाहिए, प्राइवेट का काम करेगा ना, वो प्राइवेट में ही आती है ना। तो वो बातें होती है, इस प्रकार उन पर भी लागू होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो बात बताती, फिर इसमें कोई दंड की व्यवस्था किस प्रकार है? हाँ, वो भी देख लीजिए। दंड की बात आती है तो अनुच्छेद 35 काम करता है। कौन सा अनुच्छेद? 35, जिसमें कुछ दंड की व्यवस्था की गई है कि भाई इस प्रकार का दंड होना चाहिए। ऐसा तो क्या है, ऐसा तो क्या ऐसा तो कोई काम होने वाला है नहीं। जब तक किसी को दंड नहीं मिलेगा तो क्या काम आएगा। और तब कहा गया कि यदि कोई इस कानूनों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो वो विधि के अनुसार उनको दंड दिया जाएगा। क्या? यदि कोई भी व्यक्ति इन मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, उनको विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। और वो दंड किस प्रकार का, वो विधि तय करेगी। जो कई विधि का मतलब है कानून तय कराएगा, यानी कि जो न्यायालय वगैरह वो तय करेंगे किस प्रकार इनको दंड देना चाहिए। वैसे आम भाषा में थोड़ा बहुत तो कुछ दंड की व्यवस्था होगी भाई संविधान के अंदर। हाँ, वो देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे से बेगार करवाई है, ठीक है ना। जो बच्चा है बेचारा वो काम करने के लायक नहीं है, पढ़ने की उम्र होती है, उनसे आप जबरदस्ती काम करवाते हैं। और जब आप उनसे काम करवाएंगे बच्चे से, किससे? बच्चे से आप काम करवाएंगे तो उनको कितना 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि आप बच्चे से काम कर रहे हैं। उनकी पढ़ने की उम्र थी जिस जगह आप उसको काम करवा रहे हैं, और 20,000 रुपये वो देंगे। फिर 5,000 रुपये गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। कुल मिला के फंड होगा कितना? 25,000 हो गया ना। ये 25,000 इनके उस खाते में रखा जाएगा जिससे उनको ब्याज मिलता है। फ्रंटेड बैंक जो इनका होता है, उस जो भी बचत खाता होता है उसके अंदर इनको रखा जाएगा, और उनका जो ब्याज आएगा उनसे उन बच्चा को शिक्षा दी जाएगी। ये है कुछ, जब इनको जो दंड मिलता है, किसको? जिसने इनको मतलब कि जिसने इनको बच्चा का उपयोग किया है, गलत तरीके का उपयोग किया है, मानव का दुर्व्यापार किया है, उनको उनकी तरफ से 20,000 रुपये दिए जाएंगे, 5,000 गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। कुल मिला के जब 25,000 हो गया तो उस बच्चा को शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना। 25,000 के ब्याज से उनको शिक्षा दी जाएगी। ये तो बात क्लियर है, ठीक है।
अब आगे क्या होता है, आगे बात यह होती है कि भाई हाँ 25,000 की उनसे शिक्षा प्राप्त करेंगी, लेकिन क्या उनके ब्याज से शिक्षा हो जाएगी? फिर एक और बात बोली है, क्या कि भाई उन बच्चे से आप काम करवाते हैं, जब बला शर्म की बात आती है, आप बच्चे से काम करवाते हैं तो उनके पेरेंट्स वगैरह हैं जो काम करने के लायक है, उनको काम दीजिए ना, बच्चे से क्यों काम करवा रहे हैं? बच्चे को पढ़ा दीजिए। तो फिर सरकार ये कहेगी कि भाई तू कंपनी वाला तो ये काम कर, इनके जो पिताजी है, जिनके बच्चे हैं, इन बच्चे के पिताजी को तू अपने काम पर रख। और यदि यदि पिताजी सक्षम नहीं है कि नहीं यार इनके पिताजी काम करने के लिए सक्षम नहीं है, माता भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, अकेला ही है ना, तो फिर क्या करेगा, सरकार उनको पढ़ाने के लिए कुछ और भी आर्थिक सहायता देगी। तो ये बात होती है इसके अंदर। अब ये क्या थी, ये अनुच्छेद 23(1) के अंदर बात थी, ये सर किसके अंदर थी, अनुच्छेद 23(1) के अंदर थी। फिर आती है 24 अनुच्छेद 23(2) के अंदर, क्या आएगी, 23(2) के अंदर, है ना, इसमें 2 है, जिसमें क्या होता है कि भी गवर्नमेंट कुछ भी जैसे राजनीतिक तरह से आर्थिक तरह से सुविधाएं देती है ना, जैसे कोई भी सब बच्चे होते हैं उनको आर्थिक तरह से सुविधाएं देती हैं, तो वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, है ना, समाज की तरफ से सेवा देती हैं, राजनीतिक तरह से कोई सेवाएं देती हैं, और धार्मिक तरह से कोई सेवाएं देती हैं, तो वो एक धर्म के आधार में आते और मूल वंश के आधार में आते और जाति वर्ग, इन चारों के आधार में वो भेदभाव नहीं करेगी। मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, इनके आधार पर वो क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। और 4 नंबर वर्ग, ठीक है ना, वर्ग यानी कि जब ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है ना, इस प्रकार के आधार पर इनको भेदभाव नहीं करेगी, है ना, ये बात इसके अंदर है अनुच्छेद 23(2) के अंदर, ठीक है ना। 2 के अंदर क्या है कि भाई कोई भी जैसे सेवाएं लागू करते हैं, सरकार द्वारा कुछ नियम वगैरह बनाए जाते हैं, उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, तो इस पर सुविधाएं के आधार में आते हैं, ये बात होती है कि इनका मूल वंश, जाति, धर्म, वर्ग, इन आधार में इसको भेदभाव नहीं करना, ठीक है ना। फिर कुछ जो मतलब कि जो संविधान विधा थे, ये संविधान के अलावा जो कोई राजनीति के थे ना, राजनीति के जो राजनीति में एक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमारे, है ना, राजनीति के बारे में ज़्यादा ज्ञानी लोग थे, उन्होंने कुछ इन पर टिप्पणी की है। क्या की है वो देख लेते हैं। उन्होंने कुछ इन पर उनकी गलतियां बताई है। गलतियां ये है कि भाई आपने जो काम किया वो ठीक है कि भाई मूल वंश, जाति, वर्ग, धर्म, है ना, इनके आधार में भेदभाव नहीं करके सरकार द्वारा इनकी जो सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ आप सब छोड़ दिए हैं। क्या छोड़ दिए हैं? जन्म स्थान। भाई मान लीजिए कोई राजस्थान में जन्मा है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश में जाता है, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जब स्कूल में शिक्षाएं देती है तो इनको एक तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। भाई आप बोल रहे हो उससे इस तरफ तो ये लगता है जाति के आधार आते हैं, फिर वर्ग के आधार भी एक भी मतलब कि ओबीसी है, कैसी है, जैसे वर्ग के आधार में इनकी सुविधा मिलेगी उनको वैसे राजस्थान वालों को मिलेगी, ठीक है। जाति के आधार, वर्ग के आधार, हाँ, धर्म के भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है उसके बारे में आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। हो गया जाति, वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, स्थान और मूल वंश, इनका वंश कौन सा, इसका आधार में आप भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जन्मा राजस्थान में, आप मध्य प्रदेश में शिक्षा दे रहे हैं, तो आप वालों को आप शिक्षा एक विशेष रूप से देंगे ना, देंगे ना। मूल वंश, सॉरी, जन्म स्थान, फिर निवास स्थान, अब कहाँ रह रहा है, पहले वो राजस्थान में रहता था, फिर मध्य प्रदेश में, निवास स्थान के आधार आप भेदभाव कर लेंगे। लिंग के आधार में भेदभाव कर सकते हैं, लिंग कहाँ दिया है, पुरुष महिला, वहाँ कहाँ दिया, कुछ दिया तो नहीं। तो इस आधार में कुछ मतलब कि कुछ लोगों ने विरोध किया है, कौन से मूल अधिकार अनुच्छेद 23(2) पर कुछ टिप्पणी किया कि भाई नहीं नहीं, यहाँ पर आप ठीक है सुविधा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात थी। अब 24 में क्या है, 24 के अंदर है कारखाना। क्या है? कारखाना। कारखाना के अंदर आप जबरदस्ती बच्चों को काम नहीं करवाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जो काम करने के लायक नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं, जैसे कोई महिलाएं होती हैं वो काम करने के एक लायक नहीं होती हैं,
जैसे प्रेग्नेंट होती हैं, उनका आप ज़बरदस्ती बड़े स्तर पर काम नहीं करा सकते, उनको छुट्टी देनी चाहिए। इस प्रकार जो कारखाने होते हैं उसके अंदर काम नहीं करवाना। कारखाना में क्या आता है, उद्योग धंधे होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, है ना, यही होता है ना, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ, तेल की फैक्ट्रियाँ, पेट्रोल की मतलब कि डीजल की, पेट्रोल की, ऑयल की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, सीमेंट की। इस फैक्ट्रिया में जो काम करने के लायक नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप यहाँ पर काम नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे 14 वर्ष के जो कम आयु वाले बच्चे हैं, है ना, वो उनका उम्र है पढ़ने की, तो आप कारखाने में काम नहीं करेंगे। 23 में था दूर व्यापार भला श्रम बेगार, ठीक है ना। और ये थे कारखाना, जो मजदूरी मिलती है अलग तरीके से, उसके क्षेत्र में आप काम नहीं कराएंगे। उसके क्षेत्र में बच्चों की पढ़ने की उम्र होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। क्या गया डस्टर? है ना। तो यही बातें इन पर यहाँ पर निर्भर होती हैं 24 पर, जो है ना 25,000 रुपये वाले, है ना, 24 अनुच्छेद, है ना। यही यहाँ पर, सॉरी 23 वाले में ये 25,000 रुपये नहीं थी, वो सेम बात है ना, मैंने 25,000 रुपये, 20,000 वो सारी बताई थी ना, वो 24 में रख लेना, ठीक है ना। थोड़ा इसको हेडिंग 23 की जगह 24 कर देना, ये थोड़ा ध्यान रखना। हाँ 23 में भी है, लेकिन इतना जो क्वेश्चन आएगा ना वो 24 के अंदर पूछा जाएगा, है ना। बेकार करवा, बला शर्म करवाते तो वो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन 24 के अंदर पूछा जाएगा कि भाई हाँ कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 20,000 रुपये मतलब उस व्यक्ति को द्वारा दिया जाएगा जिसने काम करवाए हैं, वो देगा। जैसे कारखाने वाला है, उसने काम कर दो, वो 20,000 रुपये देंगे, और 5,000 गवर्नमेंट देगी, कुल 25,000 रुपये होंगे। फिर उसके फेंट्रिक बैंक से उनको मतलब कि ब्याज मिलेगा, उस ब्याज से वो शिक्षा प्राप्त करेगा। और यदि वो शिक्षा प्राप्त करता है और फिर उनके जो पिताजी वगैरह उनसे काम करवाएंगे, यदि पिताजी काम करने के लायक नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट उनको अलग तरीके से और भी पेंशन वगैरह के रूप में पेमेंट देंगी, पैसे वगैरह देंगे, भाई नहीं पैसे ले और पढ़ाई कर, ठीक है ना। तो ये बात 23 वाले सेम सेम 24 के अंदर है, तो वो भी ध्यान रखना। 23 में आप नहीं भी लेके तो भी ठीक है, लेकिन 24 की ये बात है। 23 में ये मैंने देखी नहीं थी, लेकिन 24 के अंदर ये बात थी, तो लेकिन 23 में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है इसकी 24 की है, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखनी है, बड़े बड़े स्तर की ये काम है। जैसे कारखाने का सभी समझते हैं, कारखाने बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं, उन पर काम नहीं कराना बच्चों के, कारखाना पर काम कराने से निषेध है, रोक है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी 24 के अंदर, ठीक है ना। फिर बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, पहले लिख देते हैं थोड़ा और क्या है। कारखानों में काम नहीं करवाना, ठीक है ना। ये भी यही अधिकार है ना, कारखाना में काम नहीं कराना बच्चों को, है ना। और जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पुरुष है, और वो कमजोर है, ठीक है, उसके पैर में दर्द है, तो उसको आपका जब कारखाने के अंदर सीमेंट का काम है, उसको सीमेंट का कट्टा होता है, वो 50 किलो का होता है, केजी का, तो उसको कम पीछे पीठ पीछे रख के उसको नहीं, पीठ पीछे रख के उनको नहीं ले जाना देना चाहिए कि तू लेके जाए, ये नहीं कहना चाहिए। तो ये बातें ध्यान रखनी है विशेष तौर पर। और जो प्रेग्नेंट है महिलाएं, उनको कारखाना में काम नहीं कराना चाहिए। और पैसे के साथ मतलब कि पैसे के क्षेत्र में भेदभाव नहीं करनी चाहिए, इसका ऐसा नहीं पुरुष को ज़्यादा दे दिया और महिला को कम दे दिया। तो ये बातें आप सब जानते हैं, होशियार है, इतने तो आप कमजोर है नहीं कि ये बातें आपको पता नहीं है, क्योंकि मैं लगातार बता रहा हूँ, तो वही चीज़ें सेम बता रहा हूँ, तो क्या डरने की चिंता है, कोई डरो मत। आराम से खुले बिना बेधड़क होकर पढ़ाई कीजिए, ज़िंदगी में कुछ मज़ा आएगा। आनंद तभी आता है जब आप बिना बेधड़क बिना चिंता से पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगले क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।